कि जैसे कि हमने पहले जाना था कि जो लेखिका थी उनको उस नखास होने वाली दुकान से मोर के बच्चे मिले थे, तो वहां से उनको एक और मोर का बच्चा मिलता है, लेकिन वो कौन है कैसे उसकी चर्चा हम करेंगे। इसके पहले हमने जाना था कि नीलकंठ और राधा दोनों की जो प्रिय ऋतु थी वो थी वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु में दोनों पूरे आनंद के साथ पूरे पढ़ने लगे आवाज बंद रखें, पूरे आनंद के साथ बिता रहे थे, लेकिन कभी उनके आठ दोस्तों की राजनीति वो क्या है उसकी चर्चा हम करते हैं, ठीक है। हाँ, आवाज बंद रखेंगे तो देखते हैं उनके बेमेल स्वर क्या वजह, उन दोनों के जीवन में कौन से संकट आ गया, कौन सी समस्या आ गई, आइए जानते हैं। एक दिन मुझे किसी कार्य से न खास होने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहने के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद टोरे से कान में बंधी ऐनक को अपने ध्यान का केंद्र बनाया। और बड़े मियाँ के पास जो मोटी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी, उसके मुंह से बंधे दोनों पंजों की मलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती। ये सभी माइक बंद कर ले, माइक किसका ऑन है? सभी माइक माइक बंद करके रखे, किसी का माइक मुझे ऑन नहीं दिखना चाहिए। जब पूछना होगा तो मैं कर दूंगा बोलने के लिए। तो यहाँ पर लेखिका ने ये बताया कि वो जब उस दुकान पर पहुंची बड़े मियाँ की दुकान पर, तो सोचा मैं आप देखूंगी ही नहीं, लेकिन एक मोरनी ऐसी दयनीय स्थिति में पड़ी थी, उसके दोनों पंजे टूट गए थे, वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो देखते हैं लेखिका का दिल क्या पिघल गया। बड़े मियाँ के भाषण में फिर दौड़ने लगी, देखिए गुरुजी, कमबख्त दीवार ने बेचारी का क्या हाल किया है, ऐसे कभी क्रिया पकड़ी जाती है। आप नाई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे, बहुत चालाक था बड़े मियाँ, है ना। लेकिन अब किस तरीके से फिर मोरनी बेच रहा है, देखते हैं पेज नंबर 14 नीचे पैराग्राफ में क्या है। तो सारांश यह है कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई, और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ऊंट जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जानी घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया उपजा। उपजा का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि उसके पैर टेढ़े मेढ़े थे इसलिए उसका नाम उपजा कर दिया। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी उपजा ही प्रमाणित थी। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, पर अब उपजा उन्हें साथ देखती तो मारने पड़े। चोंच से मार मारकर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी और न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती। पता चलते ही पूजा ने चोट मार मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ऊंट जैसे पैरों से समोर छिपा दिया। तो बच्चों देखा आपने जो मैंने आपको बताया था कि इस आनंद दोस्तों की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बजा। हमने ये जाना बच्चों कि एक मोरनी थी जो बहुत ही परियल सी थी,
पैर टूटे हुए थे और लेखिका उसको उस दुकान से फिर ले आती है और लेकर के जब अपने यहाँ लाती है, पाल पोस करके उसको बड़ा करती है, तो राधा को मारना शुरू कर देती है, लूटना शुरू कर देती है और नीलकंठ उससे दूर भागता है। जैसे तो नीलकंठ को किसी के पास नहीं आने देती है, नीलकंठ के पास किसी को। गुड आफ्टरनून सर। और इसके बाद उसने क्या किया कि राधा के दोनों वंटों को उसने तोड़ दिया। तो ऐसे कह सकते हैं ना कि देखो राधा नीलकंठ कितने प्रेम से रहते थे, लेकिन इस पूजा से आकर के उनके जीवन को नरक कर दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ लोगों से प्रश्न पूछते हैं, कुछ लोगों से प्रश्न पूछते हैं। उमेश कुमार, आवाज आती है बेटा मेरी? उमेश कुमार, अच्छा उमेश को नहीं आ रही मेरी आवाज। प्रशंसा, आवाज आ रही मेरी? प्रशंसा सिंह, हेलो, किसी को मेरी आवाज आ रही है? किसी को मेरी आवाज आ रही है? चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आवाज आएगी। शुभ अग्रवाल, आवाज आ रही है मेरी? सर मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ। तो आवाज तो आ रही है मेरी? यस सर, आपकी आ रही है। अच्छा अच्छा, नील सेन, मेरी आवाज आ रही है बेटा? हेलो नील सेन, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कलह कोलाहल से, ये पहले माइक बंद करें, जिनका भी माइक ऑन है। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा, एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा, एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े देर बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ ठोस पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठा था, पर मेरे पुकारने पर भी उसने न उठने पर संदेह थे। तो बच्चों ये हुआ, उस उपजा के आ जाने से नीलकंठ और राधा की जिंदगी नरक बन गई, दुख का एक पहाड़ बन गया और परिणाम ये हुआ कि उसमें नीलकंठ की मृत्यु हो गई। नीलकंठ मर गया। देखते हैं वास्तव में नीलकंठ मर गया। वास्तव में नीलकंठ मर गया। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिला। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के इस्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच स्थान में उसे प्रवाहित किया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से विकसित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा को निश्चेष सी कई दिनों कोने में बैठी रही। वह कई बार आकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर माइक बंद रखे भाई।
वह प्रतीक्षा के भाव से दृष्टि लगाए रखती थी द्वार पर। तो बच्चों यहाँ पर हम ये जाना कि नीलकंठ कई बार भाग गया था जाली से और अंत में लौट करके आ गया था। इसीलिए राधा इस आशा के साथ द्वार पर देखती रहती थी कि एक न एक नीलकंठ लौट आएगा। लेकिन वास्तविकता ये थी कि नीलकंठ जहाँ गया था वहां से वो कभी नहीं लौट सकता था और उसके शरीर को लेखिका ने गंगा में प्रवाहित कर दिया। देखते हैं पेज नंबर 116 में सबसे ऊपर। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन आम से उतरी हुई थी कि कजली जो कि अल्सेशियन कुतिया थी सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी जोर से प्रहार किया। परिणामतः कजली के दो दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष से भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन तीन पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में जुटी। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को उतर करके नीलकंठ को बुलाते हैं। तो बच्चों देखा आपने कि राधा अकेली रह गई, नीलकंठ की मृत्यु हो गई और जो कुब्जा थी उसका जो ईर्षा द्वेष से भरा जीवन था वो भी नष्ट हो गया, क्योंकि जो कजरी नाम की कुब्जा थी उसने उसको मार दिया। तो इस प्रकार से कुब्जा स्वयं मर गई और नीलकंठ की मृत्यु का कारण बनी और राधा रह गई अकेली। तो ये था पाठ महादेव वर्मा का। आइए हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, मोर और मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? इस प्रश्न का उत्तर मैं राय देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। मोर का नाम नीलकंठ इसलिए रखा गया क्योंकि उसकी जो गर्दन थी वो नीलाभ थी, यानी नीले आभा से सुशोभित नीले कलर की, इसलिए उसका नाम नीलकंठ। और नीलकंठ की छाया के समान राधा हमेशा उसके साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा पड़ा, क्योंकि कृष्ण की छाया के समान राधा कृष्ण के साथ रहती थी और कृष्ण का कलर नीलाभ था और इसीलिए उसका नाम राधा पड़ा। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? तो जैसे नववधू का स्वागत होता है वैसे मोर के बच्चों का स्वागत हुआ। ठीक है, लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं भाती थी? तो नीलकंठ का मोर फैलाकर पंख फैला करके नाचना, दाना चुगना, गर्दन के ही करके पानी पीना, ये सारी चेष्टाएं बहुत भाती थी। आप कोई भी दो तीन इस आनंदोत्सव की रात्रि में बेमेल स्वर कैसे बज रहा है? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? तो इसमें आप लिख देंगे कि इस वाक्य में उस घटना की ओर संकेत हो रहा है जब कुब्जा नाम की एक मोरनी आती है और वह राधा और नीलकंठ के जीवन में विष घोल देती है। इसका परिणाम यह होता है कि राधा के अंडे फोड़ देती है, नीलकंठ की मृत्यु हो जाती है और अंततः उस कुब्जा की भी मृत्यु हो जाती है कजली कुब्जा के द्वारा। तो आप इस बात को लिख सकते हैं, इस घटना को, कुब्जा वाली घटना को। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असह्य क्यों हो जाता था? क्योंकि बाहर आम की बौरें आती थी, अशोक के फूल आते थे, रंग बिरंगी फूल देख करके दूसरे पशुओं का नाचना गाना देख करके उसको जाली घर में रखना मुश्किल हो जाता था। इस प्रश्न का उत्तर आप लिख लेंगे। और आगे, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो? इसलिए नहीं हो सका कि कुब्जा बहुत ही ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। कुब्जा दूसरे से लड़ती रहती थी, झगड़ती रहती थी, चोट मारती रहती थी, किसी के साथ प्रेम से नहीं रहती थी।
इसीलिए कोई उसका मित्र नहीं बन पाया। और ऐसा हमारे वास्तविक जीवन में होता है। जो व्यक्ति झगड़ालू होता है, लड़ने वाला व्यक्ति होता है, हिंसा करने वाला व्यक्ति होता है, उसका कहीं कोई मित्र नहीं होता है। अगला प्रश्न, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हाँ, तो किस तरह से बचाया इसका उल्लेख करना है कि जैसे नीलकंठ को पता चला तो नीलकंठ ने क्या किया, उस सांप के फन को पकड़ लिया और फन के पिछले भाग में जोर जोर से चोट मारी, जिससे उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और खरगोश का बच्चा छूट गया। और इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषता, तो नीलकंठ बहुत ही बहादुर था, साहसी था, अपने से छोटे या दूसरे जीवों की रक्षा करने वाला था। ये विशेषताएं आप उसकी लिख सकते हैं। उसकी बहादुरी, रक्षा करने का दायित्व और नेतृत्व क्षमता, अनुशासनप्रियता, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा ये पाठ। और अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप पूछिए। चलिए, अगर कोई पूछना चाहता है तो बोलिए। कोई भी सर? हाँ बोलिए सर, फर्स्ट क्वेश्चन का एक बार आंसर और बता दीजिए। बिल्कुल बता रहा हूँ। मोर और मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? तो जैसे कि मैंने बताया, नीलाभ ग्रीवा के कारण, यानी नीले रंग की आभा की जो गर्दन थी नीलकंठ की या मोर की, तो इसीलिए उसका नाम नीलकंठ पड़ा, क्योंकि नीलकंठ का मतलब होता है नीले कंठ वाला। तो मोर की जो गर्दन थी वो नीले रंग की थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ पड़ा। और जो राधा है, तो राधा का नाम या मोरनी का नाम राधा इसलिए पड़ा क्योंकि राधा हमेशा मोर की परछाई के समान उसके साथ रही आती है। तो मोर की परछाई के समान साथ रहने के कारण मोरनी का नाम राधा पड़ा। और क्यों पड़ा, अगर आप कहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की छाया के समान राधा हमेशा साथ रहती थी, इसीलिए यहाँ पर नीलकंठ को कृष्ण मान लिया गया और राधा मान लिया गया। तो इस तर्क के आधार पर भी आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। चलिए आगे पूछिए। सर एक बार, सर थर्ड वाला सर एक बार वो बता दीजिए, लेखक को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती हैं? बताएं। ठीक है, तो देखिए लेखिका को नीलकंठ की बहुत सारी चेष्टाएं भाती थी, जैसे कि उसका पंख फैला करके नाचना, लेखिका के हाथ से दाने चुगना और गर्दन टेढ़ी करके पानी पीना या दूसरे जीव जंतुओं की रक्षा करना, जो भी उसके गुण थे लेखिका को सभी भाते थे। तो आप कोई भी 3-4 गुण आप उसके लिख सकते हो जिनका उल्लेख उस पाठ में हुआ है। यस सर, थैंक यू। और कोई? सर निबंध से आगे वाले करने हैं? सर निबंध से आगे वाले नहीं करना, अभी केवल आपको इतने करने के 7 प्रश्न उत्तर लिखने हैं। आगे अगर जरूरत होगी तो हम आपको बताएंगे, अभी फिलहाल नहीं करना है। ओके सर। और अगर किसी को कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं तैयार हूँ। कोई नहीं पूछने वाला? तो चलिए ठीक है। हाँ, तो पूछना है किसी को? नहीं, तो चलिए फिर आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग प्रश्नों के उत्तर लिख करके मुझे उसका फोटो खींच करके भेजिएगा और निश्चित रूप से आप अपनी नोट्स बनाइए। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, सबको आना चाहिए। ठीक है? ओके सर, समाप्त करते हैं इसको। बाय बाय, टाटा सर, बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय सर, सर, बाय ओके सर।